तो हमारी कोशिश ये है और काविश ये है कि इस कोर्स को करने के बाद एटलीस्ट जो है आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी जो है वो 70% हो जाए। Assalamu alaikum. Welcome to another exciting episode of Technical Analysis with Asad Rindani. This is episode 7. अभी तक जो है हमने बहुत सारी चीज़ों पे बात करी है और मैं आपको बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से जो है वो लेके चला था इस पूरे कोर्स के अंदर। और अब तक जो है हमने इस कोर्स के अंदर जो है ये बातें करी हैं कि जी आप जो है वो लेवल्स कैसे ड्रॉ करते हैं, उन लेवल्स को जो है मल्टीपल टाइम फ्रेम्स पे देखते कैसे हैं, पैटर्न्स को कैसे देखते हैं, किस तरह से जो है आप थोड़ा सा फ्रैक्टल्स की अंडरस्टैंडिंग करते हैं बाकायदा तौर पे उन लेवल्स के अंदर उन पैटर्न्स को देखते हुए। अब जिस चीज़ पे मैं बात करने वाला हूँ वो उसकी बड़ी डिमांड आती है बेसिकली, और वो है बेसिकली इंडिकेटर्स। अगर आप ये कोर्स जो है शुरू से देख रहे हैं मेरे साथ, तो आपको याद होगा कि मैंने आपको शुरू में पहली या दूसरी वीडियो के अंदर ये बात जो है बताई थी कि मैं जो हूँ अपनी ट्रेडिंग के अंदर इंडिकेटर्स जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता हूँ। उसकी वजह क्या है? देखिए, उसकी वजह यह है कि इंडिकेटर्स जो हैं मेरे हिसाब से वो एज़ यू गेट अलॉन्ग मूव फॉरवर्ड इन योर ट्रेडिंग करियर, तो आपको इंडिकेटर्स की इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है। इंडिकेटर्स जो है बेसिकली वो हर नोवाइस ट्रेडर जो होता है या जो नया जब आप ट्रेडिंग के अंदर आते हैं तो आपको इंडिकेटर्स जो है वो बड़ा फैसिनेट करते हैं, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली एज यू गो थ्रू ईच इंडिकेटर और आप देखते हैं कि वो इंडिकेटर काम कैसे करते हैं, यू कांट रियलाइज़ कि यार हम जो है ना इससे ज़्यादा बेहतर तौर पे चीज़ को देख सकते हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि क्या इंडिकेटर्स जो है वो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करने चाहिए? ऐसा तो मैंने कभी भी नहीं बोला और ऐसा होता भी नहीं है बेसिकली। लेकिन देखें, जो प्रोफेशनल लेवल पर ट्रेडिंग होती है उसके अंदर जो है इंडिकेटर्स जो है या तो आप अपना कस्टम इंडिकेटर डेवलप करते हैं जो आपको अपनी मर्जी का जो है वो सिग्नल देता है या आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के साथ अलाइंड होता है, वो जो है एक अलग कहानी है। अगर आपको इस तरह से कुछ करना है तो फिर आप जो है वो ट्रेडिंग व्यू पे जाएंगे, पाइन एडिटर पर जाएंगे और थोड़ा सा अपना खुद का कस्टम एडिटर इस्तेमाल करते हुए अपना खुद का कस्टम इंडिकेटर बनाएंगे। बट आई थिंक कि एज अ बिगनर जो है आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह यह है कि अभी आप स्टार्ट कर रहे हैं, अभी आपका काम यह है कि आप ट्रेडिंग सेटअप्स को अंडरस्टैंड करें और उन ट्रेडिंग सेटअप्स को जो है वो इंडिकेटर्स को सप्लीमेंट करें अपने थीसिस के साथ। और मैंने शुरू में भी यही बात कही थी कि देखिए, ट्रेडिंग इंडिकेटर्स जो हैं वो थीसिस बनाने में काम नहीं आते, थीसिस को जो है वो कंफर्म करने में काम आते हैं और वो थीसिस जो है या थीसिस को सप्लीमेंट करने के अंदर काम आते हैं। और वो थीसिस क्या होता है? थीसिस ये होता है कि यार प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। तो पहला जो हमारा सेक्शन है इस वीडियो के अंदर वो है व्हाट आर इंडिकेटर्स। हकीकत में इंडिकेटर्स होते क्या हैं बेसिकली? देखें, इंडिकेटर्स जो है ना वो मैथमेटिक्स है बेसिकली। प्राइस के ऊपर जो आपका कीमत का डेटा है, जो प्राइस का डेटा है उसके ऊपर जो है आप मैथमेटिकल फंक्शंस लगाते हैं, आप कुछ उसके साथ मैथ्स करते हैं और देन यू कम अक्रॉस अ सर्टेन इंडिकेटर। और जो है आप इसी तरह वही सेम चीज़ जो है वॉल्यूम के ऊपर भी कर सकते हैं, क्योंकि दो ही चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं, प्राइस और वॉल्यूम। तो प्राइस और वॉल्यूम को इंडिपेंडेंटली उसके ऊपर आप मैथमेटिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट डिवाइड, डिफरेंट पीरियड्स के जो है प्राइस पॉइंट्स को आप डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, प्लस माइनस कर दें, तो यू कम अप विद एन इंडिकेटर। आप वॉल्यूम के जो है वो डिफरेंट पीरियड्स के वॉल्यूम को यूज़ करते हुए कोई इंडिकेटर डेवलप कर सकते हैं। और प्राइस और वॉल्यूम को मिला के भी जो है अगर आप कोई मैथमेटिकल फंक्शन उस पर परफॉर्म करें तो उससे भी इंडिकेटर्स बन जाते हैं। दूसरा जो इस वीडियो के अंदर जो हमारा जो सेक्शन है वो ये है कि कैटेगरीज ऑफ इंडिकेटर क्या है। देखें, 3 बड़ी कैटेगरीज हैं इंडिकेटर्स की, वो हैं लैगार्ड, लीडिंग एंड कंफर्मिंग इंडिकेटर्स। अब ये इस पे बड़ी बहस है और आप जितना भी इस पर सर्च करेंगे आपको बहुत सारे लोग बताएंगे कि यार लैगार्ड इंडिकेटर्स जो है मूविंग एवरेजेस हैं, लीडिंग इंडिकेटर्स जो हैं आपके वो RSI वगैरह हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, और कंफर्मिंग इंडिकेटर्स जो हैं आपके वो कोई ऑन बैलेंस वॉल्यूम वगैरह हैं, और इसी कैटेगरी के मजीद जो हैं वो इंडिकेटर्स। लेकिन मैं क्या सोचता हूँ, देखिए मेरी एक राय है और पिछले 7-8 साल में जो है वो डेवलप हुई है। मेरा ये मानना है कि जब आप स्टार्ट करते हैं ना तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि जी लैगार्ड इंडिकेटर कौन सा है, लीडिंग इंडिकेटर कौन सा है और कंफर्मिंग इंडिकेटर कौन सा है, क्योंकि हकीकत में सारे के सारे इंडिकेटर जिसके आपके पास जिसकी अवेलेबिलिटी होगी वो सारे के सारे अगर मैथमेटिकली उनको मैं देखता हूं तो मुझे वो सारे के सारे लैगार्ड ही लगते हैं। उसकी वजह यह है कि वो सारे के सारे ऑन टॉप ऑफ प्राइस एक्शन या ऑन टॉप ऑफ वॉल्यूम प्रोजेक्ट होते हैं, फ्यूचरिस्टिक प्राइस को प्रोजेक्ट नहीं करते वो। तो अगर कोई चीज़ जो है वो ऑलरेडी हैपनिंग इन द मार्केट जो है प्राइस को बयान करती है तो वो वैसे ही लैगार्ड है।
लेकिन फिर दुनिया में और भी लोग हैं, तो वो क्यों ऐसा सोचते हैं कि जी ये लैगार्ड है, ये लीडिंग है और जो है ये कुछ कंफर्मिंग है। उसका मैं आपको डिस्टिंक्शन बता देता हूं। देखें, कुछ इंडिकेटर जो हैं वो थोड़े लंबे यानी लॉन्ग टर्म प्राइस एक्शन ट्रेंड को लेते हैं, तो उसको हम लैगार्ड इंडिकेटर कहते हैं। कुछ इंडिकेटर ऐसे हैं जो मोस्ट रीसेंट जो है प्राइस एक्शन को इस्तेमाल करते हैं, या मोस्ट रीसेंट जो है वो वॉल्यूम को यूज़ करते हैं, तो उनको हम जो है वो लीडिंग इंडिकेटर्स कहते हैं, बिकॉज ऑफ द रीज़न कि वो आपको ज़्यादा जल्दी बता सकते हैं कि जी मार्केट की डायरेक्शन चेंज हो रही है। और कुछ जो है कन्फर्मिंग इंडिकेटर्स होते हैं कि जब आप जो है अपने ट्रेंड को देखते हुए फिर जब आप जो है किसी लीडिंग इंडिकेटर से आपको सिग्नल मिलता है तो आप जो है उसको कंफर्म भी करते हैं। तो ये 3 बड़ी जो है कैटेगरीज हैं इंडिकेटर्स की, जिसमें आपके पास लैगार्ड इंडिकेटर्स हैं, लीडिंग इंडिकेटर्स हैं एंड कंफर्मिंग इंडिकेटर्स हैं। इसके अंदर कैटेगरीज के अंदर इंडिकेटर्स कौन से आते हैं वो एक अलग कहानी है, और बहुत ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा एक व्हाट यू कैन कॉल इज देयर इज अ रेंज ऑफ अ बिग रेंज ऑफ इंडिकेटर्स दैट कैन फॉल इनटू दैट। लेकिन अगर आप एक न्यूबी हैं, मतलब अगर आप एक नोवाइस और आप स्टार्ट कर रहे हैं अभी टेक्निकल एनालिसिस और अभी आपने सीखा है इस कोर्स के थ्रू, तो मैं आपको जो है ना उस कन्फ्यूजन में नहीं डालना चाहता। स्लोली एंड ग्रेजुअली आपके पास इंटरनेट अवेलेबल है, आप सर्च करेंगे गोइंग फॉरवर्ड तो आपको जो है इस कैटेगरीज में इंडिकेटर डालने को तो मिल जाएंगे बहुत ज़्यादा, लेकिन क्या उससे आपको फ़ायदा क्या होगा? क्या आपकी ट्रेडिंग उससे बेहतर हो सकती है? नहीं, उससे आपकी ट्रेडिंग बेहतर नहीं हो सकती अगर आप इस चीज़ का पता कर लें कि जी लैगार्ड ये हैं, लीडिंग ये हैं और कंफर्मिंग ये है, अनलेस एंड अनटिल आपने इंडिविजुअल इंडिकेटर की आपको तमीज़ ना हो कि जी ये इंडिकेटर जो है ये किसके साथ इस्तेमाल करना है, और वो मैं आपको इस वीडियो में सिखा दूंगा। तीसरा जो हमारा टॉपिक है इस वीडियो के अंदर वो है टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। देखिए, जिस तरह से कैटेगरीज होती हैं इसी तरह से टाइप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ इंडिकेटर से मुराद ये है कि कुछ इंडिकेटर जो हैं वो वॉल्यूम बेस्ड इंडिकेटर होते हैं, कुछ इंडिकेटर जो हैं वो मोमेंटम बेस्ड होते हैं, कुछ जो है वो ट्रेंड्स के बारे में बताते हैं, कुछ जो है वो आपको ऑसिलेशंस के बारे में बताते हैं, और कुछ जो इंडिकेटर्स हैं आपको वो जो है वो मोमेंटम के बारे में बताते हैं। तो ये जो है ये हमारी मेजर टाइप्स इंडिकेटर्स की। अब जब हमने ये चीज़ समझ ली कि जो है इंडिकेटर होते क्या हैं, इंडिकेटर की कैटेगरीज क्या हैं और इंडिकेटर के जो है टाइप्स क्या हैं, तो अब जो है हम थोड़ा सा इस डिस्कशन को जो है बड़ा करेंगे अपने नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। जैसा कि अभी मैंने आपसे थोड़ी देर पहले इस बात का अर्ज़ किया कि हम जो है वो इंडिकेटर्स को जो है वो किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, हमने इस पर बात करी। इंडिकेटर्स जो है वो होते क्या हैं बेसिकली, इंडिकेटर्स जो हैं उनकी टाइप्स क्या हैं, कैटेगरीज क्या हैं, ये हमने जो है चीज़ डिस्कस करी। और बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि यार आपने तो ये बताया ही नहीं कि इन कैटेगरीज में कौन से इंडिकेटर आते हैं और इन टाइप्स के अंदर कौन से इंडिकेटर आते हैं। देखिए, इसका जानना अभी आपके लिए ज़रूरी नहीं है। उसकी वजह यह है कि जब आप किसी चीज़ को सीखना शुरू करते हैं तो सबसे पहले जो है आप उसको मैकेनिकली समझने की कोशिश करते हैं। मैकेनिकली का मतलब यह है कि आप जो है लर्निंग बाय डूइंग जो है उससे अंडरस्टैंड करते हैं, और आप ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो काम करती हैं। देखें, एज अ ट्रेडर आपका मकसद क्या है इस कोर्स को करने का? एज अ ट्रेडर आपका ये मकसद है कि जो ट्रेड्स आप ले रहे हैं और वो प्रॉफिट में नहीं जा रही हैं, आपका मकसद ये है कि ऑन अ प्रोबेबिलिस्टिक स्केल जो है आपकी ट्रेडिंग की विनिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए। इसका मतलब ये है कि अगर आप 100 ट्रेड्स लेते हैं लेट सपोज, तो अभी अगर करंटली इस कोर्स को करने से पहले आप उन 100 में से 30 या 40 ट्रेड्स में जो है वो प्रॉफिट बना पा रहे थे, तो हमारी कोशिश ये है और काविश ये है कि इस कोर्स को करने के बाद एटलीस्ट जो है आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी जो है वो 70% हो जाए। 70% इज़ अ रियली गुड नंबर। दुनिया में बड़े बड़े लोग जो हैं वो 70% जो है वो ट्रेड्स में प्रॉफिटेबल नहीं होते, तो 70% इज़ अ वेरी गुड नंबर ऑन अ प्रोबेबिलिस्टिक स्केल। तो अब तक जो है हमने थोड़ी सी इंडिकेटर्स की जो है कंस्ट्रक्शन पे बात करी, इंडिकेटर्स की टाइप और कैटेगरीज पे बात करी। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि हाउ एक्चुअली नॉट टू यूज़ एन इंडिकेटर, और कौन से ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो बड़े मशहूर हैं जिसको लोग जो है बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो स्क्रीन की तरफ चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारी टाइमलाइन थी। देखें, हमने ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। व्हाट आर इंडिकेटर्स, कैटेगरीज ऑफ इंडिकेटर्स जो है ये हमने देख ली। टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स जो है इस पर हमने बात करी कि हमारे पास जो मोमेंटम बेस्ड इंडिकेटर होते हैं, वॉल्यूम बेस्ड इंडिकेटर होते हैं, हमारे पास ऑसिलेशंस होती है एंड प्राइस बेस्ड इंडिकेटर्स होते हैं। अब ज़रा हम जो है हमारे चार्ट की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये एक मैं चार्ट जो है इस पर काम कर रहा था लास्ट नाइट, तो इसको मैं क्लीन कर देता हूँ ताकि इट बिकम्स ईजी फॉर यू गाइज टू अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले तो मैं ज़रा इसके इंडिकेटर्स हटा देता हूँ, इसमें से कुछ वॉल्यूम्स हटा देता हूँ, बल्कि इसको हम पूरा ही क्लीन कर देते हैं ताकि इट बिकम्स ईजियर फॉर यू गाइज टू अंडरस्टैंड। अब हमारे पास जो है मैटिक का एक बड़ा सादा सा खुला हुआ चार्ट है, और हमारे पास एक और इंडिकेटर भी खुला हुआ है यहाँ पे, RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो मैं थोड़ा सा आपको गाइड भी करता हुआ चलूँगा। लेट सपोज आपने जो है ये मैटिक ट्रेडिंग व्यू खोला और मैटिक का चार्ट जो है आपने ये पुल अप कर लिया है ट्रेडिंग व्यू के अंदर।
अब आपके पास ये कोरा जो है एक प्राइस चार्ट है, आप इसको देख के अंदाज़ा तो लगा सकते हैं। अब तक जो आपने कोर्स कर लिया तो होपफुली आपने जो है वो ट्रेंड लाइंस भी ड्रॉ करना सीख लिए हैं, आपने लेवल्स भी ड्रॉ करना सीख लिए और टाइम फ्रेम्स भी सीख लिए हैं। ये 15 मिनट का चार्ट है, हम इसको ज़रा 4 आवर के ऊपर ले जाते हैं लेट सपोज, और 4 आवर के ऊपर हम इसको ले आए इस चार्ट को। हम इसमें जो है वो 2-3 बड़ी ट्रेंड लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमें जो है कुछ अंदाज़ा हो जाए कि मार्केट की मोमेंटम किस तरफ जा रही है। 4 आवर की ट्रेंड लाइंस येलो के अंदर होती हैं। थोड़ा सा इसको छोटा करता हूँ मैं ताकि हमें इसका सेंस समझ में आए कि ये कहाँ जा रही हैं। अब जो है हमने एक साइकिल टॉप, एक साइकिल बॉटम, स्विंग बॉटम हमने बना लिया। यहाँ पे हमने एक और लोकल स्विंग यहाँ पे जो है बनाना शुरू करे। थोड़े स्विंग हाई और स्विंग लोस को जो है हमने ट्रैक करना शुरू किया है यहाँ पे। उसकी वजह क्या है? अगर उसकी वजह आपको नहीं पता कि मैं इसके स्विंग हाई और स्विंग लोस क्यों बना रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि आपने अब तक जो है वो पिछली वीडियोस देखी नहीं है। तो आई वुड एडवाइस कि आप जाके जो है वो पुरानी वीडियोस देखें अगर आप ये समझना चाहते हैं कि ये कैसे बनाई जा रही हैं। और देखिए कितनी खूबसूरती से जो है वो प्राइस इस पूरी चीज़ को जो है, इन लेवल्स को जो है वो रिस्पेक्ट करती है। और यही चीज़ मैं आपको बार बार बताता रहा हूँ कि देखिए प्राइस जो है ना वो रिस्पेक्ट करती है लेवल्स को, प्राइस लेवल्स को रिस्पेक्ट करती है अगर आपको सही से लेवल्स बनाना आते हैं तो। और ये हमारे पास जो है वो अच्छे से बेहतरीन तरीके से हमने लेवल्स ड्रॉ कर लिए हैं। थोड़े से हमने इसके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा फिनिशिंग से ड्रॉ नहीं किए हैं, लेकिन इट विल गिव अस एन आइडिया कि जी किस तरह से जो है वो प्राइस मूव कर रही है। अब पहला सवाल ये है कि प्राइस जो है वो इन लेवल्स के दरमियान घूम रही है, तो हाउ नॉट टू यूज़ एन इंडिकेटर, जिस पे मैंने पहले बात करी थी। लोग जो हैं वो क्या गलती करते हैं, देखें सबसे पहला इंडिकेटर जो हमारे पास आता है वो है RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, और स्टोकेस्टिक्स जो है, स्टोकेस्टिक को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो ये हमें क्या बताते हैं बेसिकली। देखें आपके पास जो है, और RSI और स्टोकेस्टिक जो है इसको एक लीडिंग इंडिकेटर समझा जाता है। देखें RSI और स्टोकेस्टिक्स जो हैं ये आपको बताते एक ही चीज़ हैं। तो आप हमेशा जो है ऐसे इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं जो आपको दो अलग चीज़ें बताते हो और उनको आप सप्लीमेंट कर सकते हो। अगर आप ऐसे इंडिकेटर इस्तेमाल करेंगे जो आपको एक ही चीज़ बताते होंगे तो आपको जो है कन्फ्यूजन ही होगी, आप उससे ज़्यादा आपको कोई इन्फॉर्मेशन आप एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल देखें RSI जो है उसके बारे में अगर थोड़ी सी बात करते हैं और आगे चल के भी इसके बारे में बात करेंगे तो RSI आपको क्या बताता है? RSI आपको बताता है कि मार्केट जो है इस वक्त जो है उसकी कंडीशन क्या है, क्या वो ओवरबॉट है, क्या ओवर सोल्ड है। स्टोकेस्टिक आपको क्या बताता है? स्टोकेस्टिक भी आपको यही बताता है कि मार्केट जो है क्या वो ओवर सोल्ड है या ओवरबॉट है। इसका क्या मतलब है ओवरबॉट और ओवर सोल्ड का? ओवरबॉट और ओवर सोल्ड का ये मतलब होता है क्या मार्केट जो है इस टाइम पे बहुत ज़्यादा लोगों के पास जो है माल जमा हो गया है और सेलिंग आनी है, या मोमेंटम जो है बहुत तेज़ हो गया है, क्या जो है मोमेंटम बहुत स्लो हो गया है और इसके बाद जो यहाँ से रिवर्सल आएगा। इसका मकसद ये है कि लेट सपोज एक पॉइंट के बाद जाके जिन लोगों ने स्विंग लो पे ख़रीदा था उन्हें बेचना भी है, तो लोग खरीदते तो नहीं जाएंगे ना कहीं तो सप्लाई एग्जॉस्ट होनी है। तो जब सप्लाई एग्जॉस्ट होने लगती है तो वहाँ पे जो है मार्केट ओवरबॉट कंडीशन में आ जाती है। और अगर आप देखें तो वो ये लेवल था ओवरबॉट का, और लेट सपोज ये हमारा जो लेवल है ये ओवर सोल्ड का है और ये हमारा मीडियन लेवल है। तो इस लेवल के ऊपर यहाँ से प्राइस गई है। अब ये देखें ये प्राइस आपको, ये इंडिकेटर बड़ी कमाल चीज़ बता रहा है यहाँ पे, और मैं आगे आपको बल्कि इधर ही मैं आपको इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। देखिए दो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, एक होते हैं कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस का कॉन्सेप्ट होता है। कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस का कॉन्सेप्ट क्या है? जब आपको इंडिकेटर कोई एक चीज़ बता रहा हो और प्राइस आपको कोई अलग चीज़ बता रही हो तो उस कॉन्सेप्ट को कहते हैं डाइवर्जेंस। अब ये डाइवर्जेंस है क्या, मैं आपको दिखाता हूँ। देखें यहाँ पर ये जो आपके पास RSI आ रहा है, एक तो ये वैसे ही ओवरबॉट है प्राइस पे, तो यहाँ से वैसे ही आपका रेड फ्लैग आ जाना चाहिए। लेकिन अगर आप देखें तो इसके जो पीक्स बन रहे हैं वो लोअर पीक्स हैं। ये दो पीक्स जो आपके पास बने थे ना यहाँ पे, इसको थोड़ा सा पीछे करते हैं, ये जो दो पीक्स हैं उसको थोड़ा सा खोल लेते हैं इस प्राइस एक्शन को। ये जो दो पीक्स आप देख रहे हैं ये आपको जो है लोअर पीक्स हैं। दिस इज़ अ हायर पीक एंड दिस इज़ अ लोअर पीक। तो जब जो है आपका लोअर हाई बनता है टेक्निकल एनालिसिस के अंदर, जब प्राइस जब लोअर हाई बनाती है, ये वाले इंडिकेटर जो हैं ये लोअर हाई बनाते हैं और प्राइस आपको क्या दिखा रही है, यहाँ से प्राइस आपको हायर हाई दिखा रही है। तो इसका ये मतलब है कि ये वाला जो ट्रेंड है ये एग्जॉस्ट होने वाला है। और देखें आगे जाके थोड़े टाइम के बाद एज वी मूव्ड ऑन आफ्टर अ कपल ऑफ आवर्स और मे बी इन अ डे और टू, ये देखें ये प्राइस यहाँ से नीचे आ गई।
ये देख रहे हैं, वैसे ही ओवरबॉट थी ये कंडीशन, ये प्राइस यहाँ से इसने थोड़ा सा बम्प लिया गई, लेकिन ये ओवरबॉट ही थी। फिर यहाँ से ये कंप्लीट प्राइस जो है एक रीसेट आया यहाँ पे, एंड देन इट स्टार्टेड टू मूव फॉरवर्ड। और सेम चीज़ जो है आपको, यही सेम चीज़ जो है अगर आप ये देखें तो ये दो लाइनें हैं, ये क्रॉस ओवर हो रही हैं यहाँ पे, ये ओवरबॉट आपको लेवल बता रहे हैं, एंड देन अगेन इट केम डाउन। तो यही चीज़ आपको, दोनों चीज़ें ही आपको बता रही हैं कि जी देखें ये ओवरबॉट लेवल्स जो हैं इसके हैं मार्केट के, ओवरबॉट। तो इन दोनों इंडिकेटर को अगर आप साइमल्टेनियसली इस्तेमाल करते हैं तो आपने क्या नई इन्फॉर्मेशन ढूंढी, कुछ भी नहीं। बेसिकली ये आपको एक ही चीज़ बता रहे हैं कि मार्केट जो है इस टाइम पे ओवरबॉट कंडीशन के अंदर, ये देखें ये ओवरबॉट की लाइन, यहाँ से मार्केट प्राइस जो है ऊपर, इंडिकेटर भी इससे ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। ये दोनों इंडिकेटर जो है ओवरबॉट कंडीशन में है। तो इस तरह से इंडिकेटर्स को कभी भी इस्तेमाल नहीं करते। अक्सर औकात लोग जो है इंडिकेटर्स को इसी तरह इस्तेमाल करते हैं कि दो सिमिलर इंडिकेटर्स को लेके और जो है उससे एक ही चीज़ निकालने की कोशिश करते हैं। तो मैंने आपको शुरू में जो है वो कैटेगरीज बताई ही इसीलिए हैं, और इसीलिए मैंने आपको जो है इनका टाइप्स भी बताए हैं कि जी इनके टाइप्स क्या होते हैं। उसकी वजह ये कि जब आप जो है गूगल सर्च करेंगे एज यू मूव अलॉन्ग और आप जो इनके बारे में स्टडी करना शुरू करेंगे तो एटलीस्ट ये आपको पता होगा कैटेगरीज क्या होती हैं और टाइप्स क्या होती हैं। कैटेगरीज के अंदर टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स आते हैं, और अलग अलग इंडिकेटर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिकेटर्स कैन फॉल इनटू डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरीज। फॉर एग्जांपल जो है अगर एक वॉल्यूम इंडिकेटर है तो वो दो किस्म के वॉल्यूम इंडिकेटर हैं, तो अगर वो दोनों ज़रूरी नहीं है कि लीडिंग हो, एक जो है आपका लैगार्ड भी हो सकता है और एक आपका जो है वो लीडिंग भी हो सकता है, और उसकी वजह भी मैंने आपको बता दी है। उसकी वजह ये है कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो आपके लैगार्ड्स होते हैं बेसिकली वो लॉन्ग टर्म प्राइस एक्शन को लेते हैं, और जो आपके लीडिंग इंडिकेटर होते हैं वो शॉर्ट टर्म प्राइस एक्शन को या छोटे जो है टाइम फ्रेम के प्राइस एक्शन को यूज़ कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर लॉन्ग टर्म से मकसद ये है कि 10 डे, 15 डे, 50 डे, 100 डे, 200 डे मूविंग एवरेजेस, और शॉर्ट टर्म का मतलब ये 9 डे, 10 डे, 12 डे जो है इस तरह से जो वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो इंडिकेटर्स को इस्तेमाल कैसे नहीं करना है हमने इस सेक्शन में जो है इसकी बात करी है। अगले सेक्शन के अंदर जो है अगर आप अपनी स्क्रीन पे देख सकें तो हम जिस चीज़ पे बात करने वाले हैं वो ये है कि हाउ टू यूज़ इंडिकेटर्स। अब देखें वक्त के साथ साथ जो है ना आपकी ट्रेडिंग बेहतर होती जाएगी, एक दिन में नहीं होगी। स्लोली एंड ग्रेजुअली यू विल फाइंड आउट कि जी ये वाले इंडिकेटर्स जो हैं इनको प्राइस के साथ जो है कैसे देखना है और इसको इस्तेमाल कैसे करना है, इस पर मेरी ग्रिप मजबूत होती जा रही है। और जिस तरह से ट्रेडिंग में होता है कि द मोर यू डू इट द बेटर यू गेट। देखिए ये मैकेनिकल स्टफ़ है, जितना ज़्यादा आप करेंगे उतना ज़्यादा आपकी आंख जो है वो ट्रेन होगी, और जितना ज़्यादा आपकी आंख ट्रेन होगी उतना आराम से और उतना जल्दी जो है वो पैटर्न्स को इन अ शॉर्टर टाइम फ्रेम एंड इन अ लॉन्गर टाइम फ्रेम जो है वो स्पॉट कर सकेगी। आप इंडिकेटर जो है प्राइस एक्शन को देखते हुए क्या बात कर रहे हैं, आप जो है उस थीसिस को सप्लीमेंट कर सकेंगे अपने प्राइस एक्शन से, और आप जो है फिर वहाँ से एक ट्रेड ले सकेंगे। तो इंडिकेटर्स को कैसे इस्तेमाल नहीं करना है हमने इस सेक्शन में जो है उसकी बात करी है। अगला जो सेक्शन आएगा अब मैं आपको उसमें बताऊंगा कि इंडिकेटर को बेसिकली इस्तेमाल करते कैसे हैं, और फिर उसके बाद हम इस पे बात करेंगे कि वो कौन से इंडिकेटर्स हैं जिन्हें मैं ज़ाती तौर पे इस्तेमाल करता हूं, और मैं आपको भी जो है उन्हीं इंडिकेटर्स के ऊपर ट्रेन करना चाहता हूं। जो हमारा अब जो सेक्शन है उसका नाम है हाउ टू यूज़ इंडिकेटर्स। देखें मैंने अभी अब तक आपको ये बात बताई है कि जो है वो इंडिकेटर्स होते क्या हैं, किस तरह से बनते हैं, और लोग उन्हें किस तरह से जो है वो गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो अगर जो है लोग गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो सही तरीका क्या है उनको इस्तेमाल करने का। तो हम चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ, अगर आप देख सकें तो हाउ टू यूज़ इंडिकेटर्स जो है ये हमारा अभी का टॉपिक है। और अगर हम अपने चार्ट की तरफ जाएँ, थोड़ा सा मैंने इसको क्लीन कर दिया, इंडिकेटर्स हटा दिए यहाँ से सारे के सारे, और अब ये हमारे पास प्राइस एक्शन का डेटा है और इसके ऊपर जो हमने लेवल्स ड्रॉ कर लिए हैं लेट्स सपोज, और ये रफ लेवल्स मैंने जो एक 4 आवर चार्ट के ऊपर ड्रॉ किए जस्ट टू गिव मेक सेंस ऑफ व्हाट द प्राइस इज एक्चुअली डूइंग। अब अगर मुझे ये देखना है, जैसा मैंने आपको कहा था कि सबसे पहले कि इस वक्त जो है वो ट्रेंड क्या है प्राइस का, तो सबसे पहले जो है मैं कोई मूविंग इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करूँगा, मूविंग एवरेजेस का। तो अगर हम जो है वो मूविंग एवरेजेस का इस्तेमाल करते हैं तो 2 मूविंग एवरेज में ले लेता हूँ उस टाइम पे, और 2 क्यों लिए उसकी वजह बताता हूँ। देखें टेक्निकल एनालिसिस में और ख़ास तौर पे इंडिकेटर्स के अंदर जो है 2 बड़े मशहूर टर्म्स हैं, एक है गोल्डन क्रॉस और एक है डेथ क्रॉस। गोल्डन क्रॉस क्या होता है? गोल्डन क्रॉस ये होता है कि जब जो है एक शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज और स्पेसिफिकली जो है एक 50 डे मूविंग एवरेज जो है अगर 200 डे मूविंग एवरेज को जो है वो क्रॉस करता है तो उसे कहते हैं गोल्डन क्रॉस। और ज़रा इसका हम जो है थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर देते हैं ताकि हमें क्लैरिटी आ जाए कि हम कहाँ पर हैं। ओ सॉरी, येलो कर दिया इसको, येलो हमारे जो है ट्रेंड लाइंस ऑटोमेटिकली पहले से ही येलो है, हमने इसको ग्रीन कर दिया। आई थिंक दैट्स फाइन।
तो हम इसको खोलते हैं तो ये देखें, ये जो हमारा यहाँ से जो है ये गोल्डन क्रॉस था, ठीक है। शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज ने जो है एक 50 डे मूविंग एवरेज जो है 200 डे मूविंग एवरेज को जब क्रॉस करता है तो वो गोल्डन क्रॉस है। ये देखें यहाँ से मूव स्टार्ट हो चुका था और यहाँ पे जो है कॉन्फर्मेशन आ गई हमारे पास। ये एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड है। और इसी तरह डेथ क्रॉस ये होता है कि अगर यही सेम मूविंग एवरेज जो है, ये शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज जो है, अगर जो है एक लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज 200 डे MA को जो है ऊपर से क्रॉस कर दे, इसको जो है अंडर कट करे, तो इसको जो है आप डेथ क्रॉस करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि प्राइस जो है उसका जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो रिवर्स हो रहा है या वो चेंज हो रहा है। और देखें यहाँ से क्रॉस करने के बाद चेंज हुआ। अब दो सवाल आपके दिमाग में आ रहे होंगे, वो ये सबसे पहले इसको देखने के बाद कि यार करेक्शन तो जो है, जो प्राइस की शुरू हुई है वो तो यहाँ से शुरू हुई है यहाँ तक, तो लेकिन हमें जो है क्रॉस तो यहाँ पता चला है, क्रॉस यहाँ पर हुई है प्राइस। अगर प्राइस जो है ये डेथ क्रॉस तो यहाँ पर आया है। अगर डेथ क्रॉस यहाँ पर आया है तो इसका क्या मतलब है? देखें, मैंने आपको शुरू में बताया था कि इंडिकेटर्स जो हैं उनकी 3 कैटेगरीज होती हैं ना, लैगार्ड, लीडिंग और कंफर्मिंग इंडिकेटर्स। तो मूविंग एवरेजेस जो हैं बाय डेफिनेशन जो है ये लैगार्ड इंडिकेटर्स हैं। उसकी वजह ये है कि ये लॉन्ग टर्म प्राइस एक्शन को या लॉन्ग टर्म प्राइस एक्शन के डेटा को जो है वेरियस टाइम फ्रेम्स के ऊपर जो है वो लेके इस्तेमाल करते हुए जो है वो कैलकुलेट किए जाते हैं। अब ये देखें, ये 50 डे मूविंग एवरेज और ये 200 डे मूविंग एवरेज जो है ये यहाँ पे जो है वो क्रॉस कर रहा है। अब इसी तरह से जो है अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको जो है ये गोल्डन क्रॉस दिख रहा होगा, एक ये रहा, ये गोल्डन क्रॉस आपको दिख रहा है। लेकिन आप बोलेंगे कि यार ये प्राइस तो जो है वो यहाँ से मूवमेंट स्टार्ट हो चुकी है। तो उसकी वजह वही है सेम कि बिकॉज ऑफ द रीज़न के जी ये एक लैगार्ड इंडिकेटर है और मूविंग एवरेजेस जो हैं आप उन्हें जो है सिग्नल के तौर पे नहीं इस्तेमाल करते कभी भी। मूविंग एवरेजेस को जो है आप हमेशा जो है वो ट्रेंड की अंडरस्टैंडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अगर अब आप देख सकें तो ये मूविंग एवरेज आपके दोनों चल रहे हैं एंड देन यू सी के यार ये जो मूविंग एवरेज है मेरे, ये जो है कन्वर्ज हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। जब ये बहुत ज़्यादा कन्वर्ज होने लगते हैं तो इसका मतलब भी ये होता है कि ये ट्रेंड जो है ये वीक होना शुरू हो गया है। और अगर मैं आपको दिखा सकूं, ये देखें, ये मूविंग एवरेज ज़्यादा कन्वर्ज नहीं था यहाँ पे, लेकिन जैसे जैसे मूविंग एवरेजेस जो हैं ये फॉल अपार्ट होने लगते हैं बहुत ज़्यादा, तो आपका ट्रेंड जो है वो वीक होने लगता है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है आपका वीक हो रहा है। एंड देन यू कैन सी एज वेल एज के देखें ये बड़ा स्मूथ ट्रेंड है आपका, ये तो जा रहा है यहाँ से, लेकिन ये 50 डे मूविंग एवरेज जो है आपका यहाँ पर आके आपको एक सिग्नल दे चुका था पहले ही कि यहाँ से ट्रेंड जो है वो चेंज हो रहा है। तो और इसी कन्फर्मेशन जो है आपको इस डेथ क्रॉस से आ गई। अब अगर आप ये मुझे बोलें कि यार ये जो डेथ क्रॉस मुझे दिख रहा है यहाँ पे, ये तो बड़ा लेट है, तो मुझे जल्दी कैसे पता चलेगा? तो आप इसके टॉप पर जो है एक और इंडिकेटर डालते हैं जो लीडिंग इंडिकेटर है, RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। अब इसमें से मैं एक मूविंग एवरेज कम कर देता हूँ, या तो मैं ये 200 डे लेट सपोज हम जो है इसका कम कर देते हैं और हम जो है इसके अंदर एक RSI डाल देते हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। अब देखें, हमने ये देख लिया था कि हमें यहाँ कहीं जाके जो है वो ट्रेंड की कॉन्फर्मेशन हो रही थी, लेकिन RSI ने जो है हमें यहीं बता दिया था। बल्कि इस तरफ भी जो है हमें ज़्यादा जो कॉन्फर्मेशन आ रही थी वो इस तरफ आ रही थी कि यहाँ पर जो है ना ये आपका ट्रेंड जो है ये वीक हो गया है। उसकी वजह ये क्या है कि यहाँ पर आपके पास जो है एक चीज़ होती है बेयरिश डाइवर्जेंस। ये देखें, जब आपको जो है जो टॉप्स हैं, जिस तरह टेक्निकल एनालिसिस में मैं आपको ये बात बताता हूँ कि यार ये अगर आपके जो है वो लोअर लोज बना रहे हो टॉप्स, पैटर्न्स के अंदर हमने इसकी बात करी थी, और अगर आपको नहीं पता इस बारे में तो आप जो है फिर पीछे जाके पैटर्न्स का वीडियो देखें तो आपको क्लैरिटी आएगी कि अगर प्राइस जो है वो लोअर लो बना रही हो तो इसका मतलब ये है कि प्राइस जो है इन इट फॉर करेक्शन। और यहाँ देखें, ये पहले से ही हमें इसकी कॉन्फर्मेशन यहाँ से हो गई थी, ये लोअर लोज हमारे पास थे, हम यहाँ खड़े हुए थे और हमारे पास बिल्कुल कन्वर्जेंस थी। ये बिल्कुल सेम चीज़ हमें बता रही है प्राइस और इंडिकेटर। यहाँ पे देखें लोअर लोज, यहाँ पे भी लोअर लोज, इसका मतलब ये है वी आर कन्फर्म्ड। और ट्रेंड भी यहाँ पे जो है वो चेंज हो रहा था, हमें दिख रहा था। तो वी आर कन्फर्म्ड राइट नाउ कि यहाँ से जो है हमें करेक्ट, वी आर अप फॉर अ करेक्शन। और ये देखें हम यहाँ से करेक्ट कर रहे हैं। फिर प्राइस पूरी की पूरी जो है अगर आप देखें तो ये पूरा का पूरा एक बड़ा मेजर करेक्शन था जो कि यहाँ तक आया था। तो इंडिकेटर्स को जो है इस्तेमाल करने का ये तरीका है। इंडिकेटर्स को आप जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री इंडिकेटर्स को आप इस्तेमाल करते हैं। और अगर आपको लेट सपोज मूविंग एवरेजेस का कोई और इंडिकेटर आपने देखना है तो एक बड़ा मशहूर इंडिकेटर है मूविंग एवरेज कन्वर्जेंट डिवर्जेंस, MACD जिसका नाम है। अगर आप MACD को देखते हैं, लेट सपोज थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ फॉर यू गाइज टू सी कि किस तरह से ये मूव कर। थोड़ा स्क्रीन को ब्रॉड कर देते हैं जस्ट टू हैव अ क्लियर व्यू एट इट। थोड़ा सा भी हम थोड़ा सा इसको उठाते हैं, ये देखें। तो मूविंग एवरेजेस जो हैं यहाँ पर अगर हम देखें तो थोड़ा सा और भी अगर इसको बड़ा करके देखें तो हमें यहाँ से भी बड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि प्राइस यहाँ पे बढ़ रही है
और इस तरफ जो है प्राइस जब आती है तो अब हमें यहाँ पे एक और कॉन्फर्मेशन मिलती है। एक तो ओवरबॉट जोन, सबसे पहली चीज़ ये इंडिकेटर RSI बताता है क्या, ये बताता है ओवरबॉट जोन। तो ये देखें ये ओवरबॉट जोन के अंदर है, तो पहले ही आपका रेड फ्लैग रेज हो गया कि यहाँ पर जो है वो करेक्शन ड्यू है। फिर उसके बाद आपने ये देखा कि यार ये जो दो मेरे टॉप्स हैं बेसिकली ओवरबॉट जोन के अंदर वो डिक्लाइनिंग हैं, वो लोअर लोज बना रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आई सी समथिंग, आई एम अप फॉर करेक्शन। और फिर उसके बाद जो है अगर आप देखें तो गोइंग फॉरवर्ड जैसे ही आप आगे जाते हैं ये प्राइस नीचे भी आ रही है ऑटोमेटिकली। एंड देन यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको जो है ये MACD जो लाइन है आपकी, ये 9 डे की जो आपकी लाइन है, देखें MACD की जो कंस्ट्रक्शन होती है ना वो बेसिकली जो है वो दो मूविंग एवरेजेस को आप डिवाइड करते हैं, उससे एक मूविंग एवरेज देता है और उस मूविंग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और उस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की जो है आप एक और लाइन लेते हैं। इसकी दो लाइन्स हैं, ये ब्लू वाली जो आपकी लाइन है बेसिकली ये वाली जो है आपकी मूविंग एवरेज लाइन है और ये वाली जो आपकी लाइन है ये और येलो वाली ये एक सिग्नल लाइन है। आप इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में जो है जाके पढ़ सकते हैं वेरियस वेबसाइट्स पे, पूरे इंटरनेट भरा हुआ है इनकी कैलकुलेशन से। इट्स वेरी इजी, नॉट दैट डिफिकल्ट, यू कैन सी दैट एज वेल। तो ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ भी है 26 डे और 12 डे जो है वो EMA को जो है जब आप उसका डिफरेंस लेते हैं तो आपके पास ये ब्लू वाली लाइन आती है और इस ब्लू वाली लाइन का जब आप 9 डे जो है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लेते हैं तो ये आपके पास सिग्नल लाइन आ जाती है। और इसका भी उसी तरह से आप देखते हैं कि ये क्रॉसओवर्स पे बिलीव करते हैं। अगर जो है शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज एक लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को ऊपर से कट करेगा तो जो सिग्नल जनरेट होता है वो सिग्नल ये है, वो बेयरिश सिग्नल है। इसका मतलब ये है कि प्राइस इज अप फॉर करेक्शन। और ये देखें ये शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज, ये लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज है। तो जब इसने इसको कट किया है यहाँ से तो देखें ये प्राइस वाज अप फॉर करेक्शन। यहाँ पर क्योंकि ये थोड़ा लैगार्ड इंडिकेटर होते हैं तो ये आपको स्लो बताते हैं कि जी प्राइस जो है कंफर्म कर देते हैं कि हाँ जी हाँ वी आर अप फॉर अ बिग करेक्शन। तो ये देखें यहाँ से करेक्शन थी। फिर देन अगेन व्हाट हैपेंड वाज कि देखें ये अंडर कट नहीं किया इसने, लेकिन यहाँ से इसको कट किया है। एक शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज ने लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को कट किया तो देखें यहाँ से जो है ना ये रिवर्सल चेंज होना शुरू हो गया। यहाँ पे आपको कॉन्फर्मेशन आ गई थी, लेकिन हकीकतन जो है अगर आप जो देखना चाहें तो आपको जो है वो वाली चीज़ RSI में यहाँ से पता चल गई थी पहले ही। और वो ये था कि जब आपके बॉटम में जो है वो लोज जो हैं आपके ऊपर ऊपर के बन रहे थे, तो जब ये लो आपने देखा और उसके बाद आपने ये लो देखा तो यू काइंड रियलाइज कि यार प्राइस यहाँ से अप फॉर अ बम्प एंड देन यू नो वी सॉ अ बम्प। ये पूरा पैराबोलिक मूव था एक आपका यू शेप, कप एंड हैंडल भी आप इसको बोलते हैं। ये देखें ये आपका हैंडल और ये आपका कप एंड हैंडल शेप भी इसको कहते हैं, इसको पैराबोलिक मूव भी कहते हैं। एंड देन एज वी मूव अलॉन्ग यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा और एक अच्छा सा पैटर्न दिखाना चाहता हूँ जहाँ पे हमें जो है वो डाइवर्जेंस दिख रही हो। देखें ये तो कन्वर्जेंस थी। कन्वर्जेंस क्या होती है? जब आपको प्राइस और इंडिकेटर एक ही चीज़ दिखा रहे हो तो वो कन्वर्जेंस है। डाइवर्जेंस क्या चीज़ होती है? मैं आपको ज़रा सा डाइवर्जेंस दिखाने की कोशिश करता हूँ थोड़ा सा। प्राइस, हाँ ये देखें ये आपके पास बड़ी ज़बरदस्त डाइवर्जेंस है। ये देखें प्राइस RSI जो है वो नीचे की मूव बता रहा है यहाँ से, और अगर आप यहाँ से देखें तो प्राइस जो है आपके पास वो आपको जो है वो अप मूव दिखा रही है यहाँ से। तो देखें ये जो है ना ये आपकी जो है इसको कहते हैं डाइवर्जेंस। हम यहाँ पे खड़े हुए और RSI जो है वो आपको डाउन मूव दिखा रहा है। इस टॉप से इस टॉप को अगर आप देखें, लेट सपोज अगर आप यहाँ पर थे और आपने देखा कि जी इस वक्त जो है आपने देखा कि यार यहाँ करेक्शन आ रही है, ये वो टाइम था जिस दिन जो है वो मेरा ख्याल है लिक्विडिटी कैस्केडिंग हुई है मार्केट के अंदर, तो यहाँ से फिर प्राइस बम्प आई। ये ओवरबॉट वैसे ही था तो आपके पास एक रेड फ्लैग था कि जब भी नॉर्मली जब आप ट्रेड कर रहे होते हैं तो आप देखते हैं कि यार ये तो मीडियन से लाइन ऊपर अगर चल रही है तो ये बुलिश ट्रेंड को आइडेंटिफाई करती है, और यहाँ से अगर अप आ रही है और इस जगह को जो है वो टेस्ट करेगी अपनी अपर लिमिट को या ओवरबॉट जोन को, तो जो है मैं यहाँ पे पोजीशन सेल आउट कर दूंगा नॉर्मली। एंड देन यू नो आई एम गोना ट्राई टू बाय बैक इट अगेन ओवर हेयर, और मे बी जब ये बिल्कुल ओवर सोल्ड जोन के अंदर हो तो मैं इस प्राइस को जो है वो बाय करना चाहूँगा, ताकि जो है यहाँ से फिर कुछ मूव चले तो मुझे कुछ जो है यहाँ पे मैं आई कैन मेक सर्टेन परसेंटेज ऑफ रिटर्न ऑन दैट। सेम चीज़ देखें ये आपको जो है दिखा रही है बेयरिश डाइवर्जेंस दिखा रही है RSI के अंदर और दिख रही है, और प्राइस के अंदर जो है आपको बुलिश डाइवर्जेंस दिख रही है। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, और लेकिन इंडिकेटर आपको कंफर्म कर रहा है कि जी प्राइस ऊपर जा रही है, और इंडिकेटर RSI आपको कह रहा है कि नहीं जी लोअर लोज हैं यहाँ पे, तो इसका मतलब ये है कि वी आर अप फॉर अ करेक्शन। एंड देन वी सॉ इट ओवर हेयर एज वेल कि यहाँ पर जो है, और वो चीज़ आगे जाते हुए यहाँ पे देखें थोड़ा सा लेट, लेकिन यहाँ कहीं जाके जो है वो कंफर्म हो जाती है व्हेन द प्राइस इज ड्रॉपिंग। तो यू काइंड ऑफ रियलाइज़ क्या है, ये ट्रेंड भी जो है वो नेगेटिव हो गया है, क्योंकि ये ट्रेंड भी आपका जब नेगेटिव हो जाए तो इसका मतलब ये है कि अब जो है आप डीप करेक्शन के लिए जा रहे हैं। और देखें ये पूरी एक डीप करेक्शन यहाँ तक हम आए
ये बहुत ज़्यादा डीप यहाँ से वैसी हो चुकी थी करेक्शन, और लेकिन फिर मज़ीद जो है हमने अब ट्रेंड भी देखना है, ट्रेंड क्या है, तो ट्रेंड इस टाइम पे जो है वो बेयरिश था। और देखें ये पूरा मूव इसने कंटिन्यू किया यहाँ से MACD के अंदर भी। अब मैं ट्रेंड देख रहा हूँ, अब मैं नेक्स्ट कब री एंटर करने की कोशिश करूँगा। अब ये देखें प्राइस जो है मेरी मीडियन RSI के ऊपर है। आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट यहाँ पे कि किस तरह से जो है वो मूवमेंट बनेगी। अब अगर ये मजीद नीचे जाता है, देखें ट्रेंड तो भी बेयरिश है, ये स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है आप देख सकते हैं कि ये लाइन आगे जाएगी, ये दोनों मूव फॉरवर्ड होंगे, एंड देन समवेयर अलोंग द लाइन माइट बी पॉसिबल कि जब ये लाइन ऊपर की तरफ जाए तो फिर ये इसको कट कर सके। तो अभी तो ट्रेंड जो है वो बेयरिश है। और फिर आप जो है लॉन्ग टर्म ट्रेंड मजीद देख सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड। इन इंडिकेटर्स को अगर मैं हटा दूँ, मूविंग एवरेज को अगर मैं हटाता हूँ लेट सपोज, और मैं कोई एक सिंपल मूविंग एवरेज डालता हूँ, मूविंग एवरेज आप इसके अंदर एक डालते हैं और इनपुट करते हैं इसके अंदर, एंड देन यू सी मैं कोई लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज देखने की कोशिश करता हूँ। लेट सपोज मैं देख रहा हूँ 128 डे मूविंग एवरेज। 128 डे मुझे अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि मुझे लगता है कि 128 डे मूविंग एवरेज जो है वो बुलिश सपोर्ट है हमारे पास। तो अगर ये 128 डे से जो है प्राइस नीचे जा रही है तो फिर हम जो थोड़ा सा जो है ना वो बेरिश ट्रेजेक्ट्री के अंदर आ जाते हैं। और देखें जब जब इसने क्रॉस किया है प्राइस ने तो काफ़ी करेक्शन आई है यहाँ से, जब जब क्रॉस किया है इसने करेक्शन आई है। यहाँ से तो रीटेस्ट करके ऊपर गए थे लेकिन वी करेक्टेड बैक अगेन। फिर जब यहाँ से जब प्राइस अंडर कट करती है, ओवर कट करती है सॉरी, फ्रॉम द डाउन साइड 128 डे मूविंग एवरेज को, तो ये देखें प्राइस एक अच्छा बुलिश मूव आता है। अब जो है इस टाइम पे हम इसके करीब जा रहे हैं, ये हमने यहाँ देखें ये टच किया इसने और देन अगेन वी रिट्रेस्ड बैक अप। ये सपोर्ट के तौर पे भी काम करती है 128 डे मूविंग एवरेज। तो अब मेरा इंडिकेटर मुझे जो है वो बेरिश डाइवर्जेंस दिखा रहा है, प्राइस मुझे बुलिश जो है वो पैटर्न दिखा रही है, लेकिन जो है गोइंग फॉरवर्ड मैं ये भी देख रहा हूँ कि यार मुझे सपोर्ट मिल रही है। तो इसका मतलब ये है कि शायद जो है मैं सपोर्ट को टच करूँ होपफुली। और ये देखें बिल्कुल मुझे जब इसने बेरिश डाइवर्जेंस दिखाई मेरी प्राइस ने तो मैंने फिर पूरी करेक्शन भी ली है आगे जाके। तो अब यहाँ पर कहीं जो है मैं मीडियन जोन से नीचे हूँ। RSI के अंदर जो है आप ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन्स जो है अपनी मर्ज़ी से भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पर जो है मैंने नॉर्मली जो है 30-70 होता है, जो किसी एसेट के अंदर जो है मैं 20-80 भी रखता हूँ लॉन्ग टर्म को देखते हुए कि कहाँ कहाँ जो है वो आपकी सेटिंग्स आप देख सकते हैं अपने हिसाब से कि कहाँ कहाँ प्राइस जो है वो ओवरबॉट जोन के अंदर आई थी और वहाँ से फिर करेक्शन की तरफ चली गई। तो 20-80 और 30-70 जो है आप रखते हैं और कोई मिडिल में एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। वो लाइन जो है आपकी मीडियन लाइन होती थी, 50 जो है बेसिकली मेरी मीडियन लाइन है और मैं इसको देखते हुए चल रहा हूँ। अगर प्राइस जो है ओवरसोल्ड जोन के अंदर है तो सिग्नल होता है बाय का, प्राइस जो है अगर ओवरबॉट जोन के अंदर है तो सिग्नल है सेल का। अगर जो है प्राइस मीडियन लाइन के ऊपर चल रही है तो आप इस जगह को जो है कोशिश करते हैं कि अगर प्राइस इससे नीचे आए तो अपनी पोजीशन क्लोज कर दें, बिकॉज ऑफ द रीज़न कि जब प्राइस इसको अंडर कट करती है तो होपफुली फिर नीचे की तरफ जाती है एंड देन यू गेट अनदर चांस टू बाय बैक अगेन। लेकिन आप इसको एज अ स्टॉप लॉस के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं इन अ ग्राइंडर स्कीम ऑफ थिंग्स जब आप ट्रेड कर रहे होते हैं। तो इसको भी सपोर्ट के तौर पे यूज़ करते हैं 128 डे मूविंग एवरेज को। आप यहाँ पर भी अपना अगर लेट सपोज मैंने ये शॉर्ट करना है तो अगर मैंने शॉर्ट करना है तो मैं इस वाले लेवल को जो है ये 2.046 का जो लेवल है, क्योंकि मेरी लाइन इसके करीब करीब है 128 डे मूविंग एवरेज की, तो होपफुली मैं इसको जो है एज ए सपोर्ट या इसको जो है एज ए शॉर्टिंग टारगेट इस्तेमाल कर सकता हूँ। अगर मैं बाय बैक कर रहा हूँ और प्राइस जो है वो लेट सपोज रिट्रेस करके जो है वो वापस जो है 2.0 के लेवल तक पहुँचती है तो मैं इसको एज ए सपोर्ट भी इस्तेमाल कर सकता हूँ एंड आई कैन टेक इट एज एन एंट्री पॉइंट एज वेल। लेकिन मेकिंग श्योर कि वो मेरा जो ट्रेंड है वो अपवर्ड, और देखें ट्रेंड इसका अपवर्ड ही है, अभी प्राइस अभी अपवर्ड ट्रेंड के अंदर है। और RSI शॉर्ट टर्म के अंदर मुझे ये बता रहा हो कि यहाँ से एंट्री बनती है। RSI अगर यहाँ कहीं मुझे मिलेगा और उसकी जो है वो डायरेक्शन अपवर्ड्स होगी तो होपफुली जो है मैं इसमें पोजीशन ले सकता हूँ। तो इस तरह से जो है आप बेसिकली इंडिकेटर्स को इस्तेमाल करते हैं कॉम्प्लीमेंट करने के लिए। इंडिकेटर्स बहुत सारे हैं, आप कोई भी इंडिकेटर जो है वो उठा सकते हैं जो आपके लिए काम करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको आगे चल के जो है जो हमारा आखिरी सेक्शन होगा उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं कौन से इंडिकेटर इस्तेमाल करता हूं। मैंने ऑब्वियसली आपको दिखाई नहीं है कि मैं कौन से इंडिकेटर इस्तेमाल करता हूं, उनका काम किस तरह से होता है, लेकिन थोड़ा मजीद इस पर बात करेंगे। तो इस सेक्शन के अंदर जो है हमने क्या बात करी है, इस सेक्शन के अंदर मैंने आपको ये दिखाया कि इंडिकेटर्स जो है इनको कैसे सही तरह से इस्तेमाल करना है। बेसिकली देखिए अगर दो इंडिकेटर आपको एक ही चीज़ बता रहे हैं ना तो वो आपको कोई नई चीज़ नहीं बता रहे। अगर कोई नई चीज़ नहीं बता रहे तो इसका मतलब ये है कि आप जो है कोई नया थीसिस फॉर्म नहीं कर सकते। आप ये नहीं समझ सकते कि यार जो प्राइस है उसकी मूवमेंट को जो है मैं आगे जाते हुए कैसे देख रहा हूँ। सवाल तो यही है ना कि यार प्राइस आगे जाते हुए क्या कर रही है।
तो अगर जो है मैं इसको नहीं देख सकता और मेरे दो इंडिकेटर जो हैं एक दूसरे को जो है वो कॉम्प्लीमेंट नहीं करते, तो इसका मतलब ये है कि मैं कोई नया थीसिस नहीं बना सकता। तो इस सेक्शन में हमने ये बात करी थी कि आप जो है किस तरह से मल्टीपल इंडिकेटर्स को इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने RSI को इस्तेमाल किया, मूविंग एवरेजेस को इस्तेमाल किया और MACD को इस्तेमाल किया, और हमने फिर लेवल्स और पैटर्न्स का इस्तेमाल करते हुए देखा कि यार कहाँ कहाँ जो है वो डाइवर्जेंस आ रही है, कहाँ कहाँ कन्वर्जेंस आ रही है, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे जो है वो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स यानी कि RSI जो हमें ये बता रहा है कि जो आपका पैटर्न बन रहा है वो बेयरिश है और प्राइस जो है वो उस वक्त बुलिश पैटर्न के अंदर है। तो हमें ये पता चल रहा है कि अगर जो है डाइवर्जेंस आ रही है और बेयरिश डाइवर्जेंस है RSI के अंदर, तो इसका मतलब ये है कि सूनर और लेटर जो है वो प्राइस जो है उसी तरफ मूव करेगी। और फिर हमने आगे जाके जो उस ट्रेंड को कंफर्म भी किया जब हमारे पास जो है वो MACD का इन ट्रेंड क्रॉस ओवर भी आया या प्राइस ने जो है एक लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को जो है वो अंडरकट भी किया। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें जो हैं कि इंडिकेटर को इस्तेमाल कैसे करना है इसकी समझ आएगी। अगर कोई चीज़ पे आपको क्लैरिटी चाहिए हो तो आप कमेंट्स में जो है कमेंट कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं मुझसे कुछ इंडिकेटर्स के बारे में, मैं आपको उसमें अपना ओपिनियन दे सकता हूँ, बता सकता हूँ कि ये वाले जो है इंडिकेटर्स काम करते हैं, ये वाले इंडिकेटर्स जो है वो किस तरह से काम करते हैं, इस पे भी हम बात कर सकेंगे। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको जो है वो सजेस्ट भी कर दूंगा उसके अंदर कोई चीज़। अगर आपकी स्ट्रैटेजी कोई है तो आप मुझे जो है उस पर भी मुझसे बात कर सकते हैं। आप कमेंट कर दें अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में, थोड़ा सा डिफाइन कर दें, तो मैं आपको ये बता दूंगा कि जी लेट सपोज अगर आप जो है वो 15 मिनट्स स्कैल्प करना चाह रहे हैं तो आप कौन से वाले इंडिकेटर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, या अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, आप जानना चाहते हैं कि इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, तो आप जाके जो है वो लिंक्स देख सकते हैं। इन्वेस्टोपीडिया एक बहुत अच्छी रिसोर्स है, सालों से मैं उसको देख रहा हूँ। इट गिव्स अ लॉट ऑफ डिटेल, इन डिटेल में बड़ी बात करती है वो अबाउट टेक्निकल एनालिसिस और उसके अपने जो इंडिकेटर्स हैं बेसिकली, तो उसकी कैलकुलेशंस क्या है। तो ये सारी चीज़ें, आखिरी जो हमारा सेक्शन है अगर आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकें तो हमने जो है अब तक कवर कर लिया वाटर इंडिकेटर्स, कैटेगरीज कौन सी होती हैं। वाटर इंडिकेटर्स पर हमने बात करी, तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं, वो प्राइस एक्शन के ऊपर आप मैथमेटिक्स लगाएं तो वो इंडिकेटर बन जाता है। कैटेगरीज कौन सी होती है, मैंने आपको बताया कि 3 कैटेगरीज होती हैं, लैगार्ड, लीडिंग एंड कंफर्मिंग, और उसके अंदर जो है वेरियस इंडिकेटर्स आ सकते हैं। टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स से मुराद ये है कि जी आप जो है कितने किस्म के इंडिकेटर्स हैं इन कैटेगरीज के अंदर। तो आपके पास मोमेंटम इंडिकेटर है, वॉल्यूम इंडिकेटर है, ऑसिलेटर्स हैं आपके पास, और ये सारे अलग अलग चीज़ें करते हैं लेकिन गिरते इन्हीं बड़ी कैटेगरीज के अंदर है तीनों। हाउ नॉट टू यूज़ इंडिकेटर्स, मैंने आपको बात बताई कि जी आप जो है 2 ऐसे इंडिकेटर इस्तेमाल नहीं करें जो एक ही चीज़ बताते हैं, ताकि आपको जो है कोई नया थीसिस नहीं मिलेगा, उससे कोई नई चीज़ नहीं मिलेगी आपको। और आइडिया यही, सवाल यही होता है कि प्राइस आगे जाके क्या करने वाली है, तो उसका जवाब आपको इसी तरह से मिलता है कि जब आप जो है 2 इंडिकेटर्स को इस्तेमाल करते हैं जो आपको जो है वो अलग अलग चीज़ें बता रहे हो लेकिन वो कन्फर्म कर रहे हो आपके थीसिस को, और इसका जवाब यही है कि हाउ टू यूज़ इंडिकेटर्स में इसी का जवाब मिलता है आपको। अब मैं कौन से इंडिकेटर्स इस्तेमाल करता हूँ इस पर बात करते हैं। देखें, ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स व्हेन आई स्टार्टेड, तो आई यूज्ड टू यूज़ अ लॉट ऑफ इंडिकेटर्स, क्योंकि हर बंदे की ये जर्नी होती है ना। मुझे उस टाइम पे 7-8 ईयर्स बैक मुझे उस टाइम पे ये नहीं पता था कि जो है लेवल्स क्या चीज़ होते हैं, मुझे ये नहीं पता था कि पैटर्न्स क्या चीज़ होते हैं, मुझे ये नहीं पता था कि जो है आप किस तरह से जो है वेजेस को ड्रॉ करते हैं, मुझे ये नहीं पता था जो है प्राइस में एलियट वेव्स भी क्या चीज़ होती है इन अ ग्रैंडर स्कीम ऑफ थिंग्स। लेकिन जो सबसे आसान चीज़ जो आपको मिलती है वो यही मिलती है इंटरनेट के ऊपर कि जी आप ये इंडिकेटर इस्तेमाल कर लें और इसकी बेस पे आप ट्रेड कर लें। अभी अभी आपने अपने आंखों से ये चीज़ देखी है कि अगर आप मूविंग एवरेज जो है कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं तो आधी ट्रेड निकल चुकी होगी और उसके बाद जाके आपको सिग्नल मिलेगा कि नाउ यू कैन बाय इट और नाउ यू कैन सेल इट। तो देखिए वो जो गेन्स है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो गेन्स आपसे मिस हो जाएंगे। और इसी तरह से आपने देखा कि जो RSI है बेसिकली वो आपको जो है ये बताता है कि जी मार्केट जो है किस टाइम पे ओवरबॉट जोन के अंदर और किस वक्त जो है ओवरसोल्ड जोन के अंदर है। और RSI को अगर आप इस्तेमाल करते हैं और उसके ऊपर थोड़ा सा उसके पीक्स एंड बॉटम्स को देखते हैं तो यू काइंड ऑफ फिगर आउट कि यार अगर जो है इस टाइम पे बेरिश डाइवर्जेंस आ रही है RSI के अंदर और प्राइस जो है वो ऊपर की मूव दिखा रही है, तो सूनर और लेटर जो है वो गोइंग फॉरवर्ड प्राइस जो है वो बॉटम का मूव बनाएगी। और इस चीज़ को आप कैसे कंफर्म करते हैं, आप इस चीज़ को मजीद सप्लीमेंट कर देते हैं, आप कोई ट्रेंड बेस्ड इंडिकेटर लेते हैं जैसे कि मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डिवर्जेंस MACD जिसको आप कहते हैं। तो जब उसमें कोई क्रॉसओवर आता है, अगर ऊपर से जो है शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज ने जो एक लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को अगर ऊपर से कट किया है तो इसका मतलब ये है कि द ट्रेंड इज रिवर्सिंग, द प्राइस इज गोना कम डाउन, द प्राइस इज अप फॉर करेक्शन। और जो आप सोच रहे थे वो बिल्कुल ठीक है, आप चाहते हैं तो आप वहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, आप चाहें तो RSI को देखते हुए थोड़ा सा जो है प्रोबेबिलिटी को थोड़ा मोर रिस्की ट्रेड ले सकते हैं। आप वहाँ पे आप इसी चीज़ को जो है पैटर्न्स के साथ सप्लीमेंट कर सकते हैं और लेवल्स के साथ सप्लीमेंट कर सकते हैं कि आया कि ये लेवल बेहतरीन है पोजीशन लेने के लिए या नहीं है। अब अगर मैं अपनी बात करता हूँ तो मैं कौन से इंडिकेटर इस्तेमाल करता हूँ, देखें
दो तीन इंडिकेटर हैं जिनको मैं अलग अलग टाइम फ्रेम्स के लिए इस्तेमाल करता हूँ। अगर मैंने लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखना होता है तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, तो मैं मूविंग एवरेजेस का यूज़ करता हूँ। मूविंग एवरेजेस जो है वो कौन से इस्तेमाल करता हूँ, एक तो ये गोल्डन क्रॉस और डेथ क्रॉस के लिए आप देखते हैं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म 50 डे और 200 डे ले लें आप। एक चीज़ मैं इस्तेमाल करता हूँ 128 डे मूविंग एवरेज। 128 डे मूविंग एवरेज जो है मुझे लगता है क्रिप्टो मार्केट के लिए जो ज़्यादा फीजिबल है, बिटकॉइन के लिए बहुत फीजिबल है, बाकी जो है कॉइन्स के लिए भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने एक स्टडी करी थी जिसमें मैंने जो है चेक किया था कि 128 डे मूविंग एवरेज जो है प्राइस उसको किस तरह रिस्पॉन्ड करती है, तो इसको आई काइंड ऑफ फिगर इट आउट। अब ये ट्रायल एंड एरर है, 128 डे के ऊपर भी मैं कुछ सोच के पहुँचा हूँ। और इसी तरह जब व्हेन आई यूज्ड टू ट्रेड इन स्टॉक्स बैक देन, तो उस टाइम के ऊपर जो है मैं 3 जो है वो ट्रेडिंग एवरेजेस इस्तेमाल करता था, एक 21 डे, 55 डे एंड 155 डे, तो 121 डे। तो ये क्यों मैं इस्तेमाल करता था, मुझे लगता था कि ये जो 3 मूविंग एवरेजेस हैं 21 डे, 55 डे एंड 121 या 144 डे, ये दोनों आप लॉन्ग टर्म के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपको एक अच्छा नज़रिया देते हैं कि लॉन्ग टर्म मार्केट का ट्रेंड जो है वो किस तरफ जा रहा है। इसी तरह जब मुझे ये देखना होता है कि यार अगर मैंने ये पोजीशन ली हुई है, इज इट द राइट टाइम टू सेल एंड आई बीन सिटिंग ऑन इट फॉर अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम, तो जब मार्केट ओवरबॉट जोन के अंदर जाने लगती है तो नॉर्मली मैं वो पोजीशंस क्लोज कर देता हूँ। उसकी वजह यह है कि ओवरबॉट जोन का मतलब ही यही है कि अब जो है प्राइस बहुत हीट हो गई है और यहाँ से जो है सेलिंग आना ज़रूरी है, बिकॉज इट्स गोना बी हेल्दी। जो लोग अपनी पोजीशंस बेचेंगे, वहाँ से नए लोग जो है उन पोजीशंस को लेंगे और फिर प्राइस को या तो ऊपर लेके जाएंगे या प्राइस नीचे आ रही होगी, नीचे से उसको एक्यूमुलेट करना शुरू करेंगे। तो थीसिस ये है। और जब ओवरसोल्ड जोन के अंदर होती है RSI के अंदर प्राइस, तो जो मेरा पहला इंस्टिंक्ट है वो यही है कि यार क्या इसको पोजीशन ऑन करनी चाहिए, इसके अंदर पोजीशन ओपन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ओवर सोल्ड जोन के अंदर कोई भी कॉइन है तो वो एक अपॉर्चुनिटी है टू बाय दैट कॉइन। तो फिर आप उसको सप्लीमेंट करते हैं, आप लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखते हैं कि ट्रेंड में अभी मजीद कितनी जगह बाकी है। MACD को देखते हैं आपके, हाँ जी ये अभी चल रहा है नीचे की तरफ ट्रेंड, विच इज़ फाइन, लेट सिग्नल देगा लेकिन एटलीस्ट हमें पता है कि ट्रेंड अभी बेरिश है। फिर आप पैटर्न को देखते हैं, थोड़ा RSI के पैटर्न को अंडरस्टैंड करते हैं कि जी बुलिश डाइवर्जेंस बना रहा है, मतलब जो है वो हायर लोज बना रहा है, या बेरिश डाइवर्जेंस बना रहा है, लोअर लोज बना रहा है, और प्राइस जो है वो कुछ उल्टा कर रही है उससे। मिसाल के तौर पे अगर प्राइस जो है वो लोअर लो बना रही है और प्राइस अगर आपकी जो है वो लोअर लो बना रही है, मतलब प्राइस नीचे की तरफ आ रही है, और अगर आपका RSI जो है वो लोअर हायर लोज बना रहा है, तो इसका मतलब ये है कि शायद गोइंग फॉरवर्ड जो है प्रोबेबिलिटी ये है कि मूविंग फॉरवर्ड आपका जो है वो प्राइस जो है वो चेंज होगी। इसके अलावा मैं एक और इंडिकेटर यूज़ करता हूँ बॉलिंजर बैंड्स के नाम से, जो मुझे बड़ा पसंद है। अपनी स्क्रीन की तरफ अगर आप देखें तो मैं आपको बॉलिंजर बैंड्स दिखाने की कोशिश करता हूँ और थोड़ा सा बॉलिंजर बैंड्स की अंडरस्टैंडिंग देता हूँ आपको कि बॉलिंजर बैंड्स क्या करते हैं। देखें, बॉलिंजर बैंड्स जो हैं बेसिकली वो जो चीज़ इस्तेमाल करते हैं उसको आप कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। अच्छा, नो मोर इंडिकेटर्स देन दिस, तो हम इसको ज़रा क्लोज कर देते हैं। ज़रा इन मूविंग एवरेजेस को हम यहाँ से हटा देते हैं, हम बॉलिंजर बैंड्स को लेते हैं और बहुत सारी चीज़ें आपको दिखेंगी बिल्ट इन इसके अंदर। बॉलिंजर बैंड स्ट्रेटजी ट्रेडिंग व्यू के ऊपर आपने सादा बॉलिंजर बैंड्स लेने, जो बेसिकली जो क्लासिकल बॉलिंजर बैंड्स हैं। थोड़ा सा हम इसको क्लीन कर देते हैं, मैं इसमें से कुछ ट्रेंड्स उड़ा देता हूँ आपको ताकि थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाए। बॉलिंजर बैंड्स को थोड़ा सा खोल लेते हैं ऊपर की तरफ, ये देखें, थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा कर लेते हैं। नाउ वी कैन सी द बॉलिंजर बैंड। बॉलिंजर बैंड्स क्या करते हैं बेसिकली, देखें बॉलिंजर बैंड जो है ये आपकी जो है प्राइस है, ये आपकी जो है मीडियन लाइन है, और ये जो बताते हैं कि जी ये 20 डे मूविंग एवरेज है, और इस 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर जो है 2 स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस एंड 2 स्टैंडर्ड डेविएशन बॉटम। तो ये बॉलिंजर बैंड ट्रैक करते हैं, और इसका मतलब ये होता है बेसिकली इन स्टैटिस्टिकल टर्म कि 95% ऑफ द टाइम प्राइस जो है इन बैंड्स के अंदर रहेगी, और जब जब ये बैंड जो है वो कन्वर्ज होने लगते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका जो ट्रेंड है अब जो है वो शिफ्ट होने वाला है या रिवर्स होने वाला है। और जैसे जैसे ये बैंड जो है थोड़ा सा वाइड होने लगते हैं, इसका मतलब ये है कि अब जो है आपका ट्रेंड जो है वो बिल्कुल अपने एंड की तरफ जा रहा है और उसमें वॉलेटिलिटी बढ़ गई है बेसिकली। देखिए, ये वॉलेटिलिटी को आप कैप्चर करते हैं बॉलिंजर बैंड्स के थ्रू। तो बॉलिंजर बैंड्स में मैं क्या चीज़ देख रहा होता हूँ, सेम चीज़ जो मुझे RSI बताता है वही सेम चीज़ मुझे बॉलिंजर बैंड्स बताते हैं। अगर RSI जो है वो ओवरबॉट जोन के अंदर है तो बॉलिंजर बैंड्स जो हैं वो अपने अपर लिमिट की तरफ होंगे, नॉर्मली यही होता है। तो ये आप इसको एक साथ नहीं इस्तेमाल करते। अगर आप RSI इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको बॉलिंजर बैंड्स की ज़रूरत नहीं है, अगर आप बॉलिंजर बैंड्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको RSI की ज़रूरत नहीं है। कोई एक चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये देखें, ये बिल्कुल सेम चीज़ है,
ये जो इसकी अबव लाइन है, जो ओवरबॉट जोन है, ये बॉलिंजर बैंड्स की जो है ये अपर लिमिट है, अपर बैंड है। और जो इसकी जो अगर आपकी जो ओवरसोल्ड की जो लाइन है जो 20 के ऊपर होती है RSI के अंदर, या मैं 20 पे रखता हूँ, या कस्टम पे भी 20 पे आती है, 30 पर आती है, तो वो आपकी जो है ये लोअर बैंड है इसके ऊपर यहाँ पे नॉर्मली। और ये वॉलेटिलिटी को कैप्चर करता है, और इसका मतलब यही है कि 95% ऑफ द टाइम जो है वो प्राइस इस बैंड के अंदर रहेगी। तो आप किस तरह से फैसला करते हैं? अगर आपको ये देखना है फटाफट कि यार इस टाइम पे जो है कुछ भी नहीं हो आपके पास, लेट सपोज आपने सब उड़ा दिया है यहाँ से, कोई लेवल्स नहीं है आपके पास इस टाइम पे, आपको सिर्फ एक झलक देखनी है और आपको ये समझना है कि मार्केट की इस टाइम पे पोजीशन क्या है और जो है क्या करेक्शन आने वाली है, कि प्राइस करेक्ट करेगी खुद को इन इटसेल्फ। तो आप ये देखते हैं कि आप प्राइस कहाँ पर है। अगर प्राइस जो है अपर बैंड के ऊपर है, या प्राइस RSI आप देख लें, कोई एक चीज़ इस्तेमाल कर लें, आप ये देखें कि वो ओवरबॉट जोन के अंदर है, तो फ़ौरन आपके दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए, जो थीसिस आपका शुरू होगा वो ये होगा कि यहाँ से करेक्शन आएगी। फिर आप उसको कंफर्म करते हैं कि हम जो है वो ट्रेंड हमारा किस तरफ का है। अगर ट्रेंड भी हमारा जो है वो कंफर्मिंग है, लेट सपोज अगर RSI हमें एक ही चीज़ बताता है, तो हम RSI को थोड़ी देर के लिए इससे हटा देते हैं और हम एक मूविंग एवरेज इसमें अंदर को इंस्टॉल करते हैं। हम इसके अंदर जो है वो मूविंग एवरेज का यूज़ करते हैं कोई एक, और हम इसको बड़ा कर लेते हैं इस मूविंग एवरेज को। 128 डे पे हम इसको ले जाते हैं, एंड वी गॉट टू चेंज द कलर एज वेल। द कलर इज़ वेरी सिमिलर, लेट्स सपोज वी मेक इट ए ग्रीन लाइन, अ डार्क ग्रीन लाइन, और इसको थोड़ा सा जो है हम इसकी विजिबिलिटी को भी बढ़ाने की कोशिश करते हैं। दैट्स इट। अब हमारे पास जो है ये आ गया। तो अब हमें ये पता है कि 4 आवर के अंदर जो है हमारे पास जो इस टाइम पे ट्रेंड है, ये ट्रेंड देखें स्लो है, लेकिन ऑब्वियसली 120 लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज तो मेरा सही जा रहा है, ठीक है। लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज तो ये कह रहा है कि जी अभी आपका यहाँ से एक रिकवरी आ रही है, और ये देखें हायर हाइज ही बनाती जा रही है प्राइस यहाँ से। लेकिन अगर मेरे पास कुछ भी नहीं है तो मुझे एटलीस्ट ये ज़रूर पता है, अगर मैं इसको भी यहाँ से हटा दूँ इसको, और मैं MACD को इसके अंदर ले आऊँ, तो वो ज़्यादा आपको आराम से पता है, क्योंकि हमें 2 जो है मूविंग एवरेजेस चाहिए जस्ट टू गिव अस एन आइडिया। तो ये देखें, और हम बॉलिंजर बैंड्स भी इसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। आई थिंक आई डिलीटेड दैट। तो बॉलिंजर बैंड्स भी आप इसके अंदर ले लें। अब आपको पता चल जाएगा कि प्राइस का क्या मोमेंटम है। ये देखें प्राइस अभी करेक्टिव मोड के अंदर है यहाँ से, और ये आपको चीज़ यहाँ से ही पता चल रही है, कंफर्म भी हो रही है कि प्राइस जो है वो अपने मीडियन लाइन से नीचे है। इसका मतलब ये है कि बेरिश ट्रेजेक्टरी के अंदर है अभी, और यहाँ से मज़ीद चांसेस हैं कि वो जो है लोअर बैंड को टच करेगी, और लोअर बैंड को टच करेगी। और इस चीज़ को कंफर्मेशन ये भी दे रही है बात, या आप उल्टा कर लें, अगर आप पहले MACD देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि प्राइस जो है वो बिलो द हिस्टोग्रामिक लाइन है, और यहाँ पर जो है हमारी MACD लाइन और सिग्नल लाइन दोनों नीचे हैं हमारे पास, और बेरिश ट्रेजेक्टरी के अंदर है, करेक्टिव ट्रेजेक्टरी के अंदर है हमारे पास। फिर हम आते हैं उसके बाद बॉलिंजर बैंड्स को देखते हैं, तो हमें ये पता चल जाता है बॉलिंजर बैंड्स के ऊपर कि यार हाँ प्राइस जो है वो मीडियन से नीचे है, 20 डे मूविंग एवरेज से भी नीचे है। तो इसका मतलब ये है, और सेकंड आपका जो बिलो जो आपका दूसरा जो लोअर बैंड है उसकी तरफ जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि करेक्शन अभी मज़ीद बाकी है, और यहाँ पे कुछ करेक्शन आएगी। एंड देन यू कैन सी एज वेल, फिर आप सप्लीमेंट करते हैं कि भाई कितना स्ट्रॉन्ग है ये, तो आप ये देखते हैं कि जी वॉल्यूम्स कहाँ पर है। तो अगर आप वॉल्यूम्स को थोड़ा सा स्टडी करें, अगर आपने वॉल्यूम्स के बारे में आपको नहीं पता कि वॉल्यूम्स से आप किस तरह से ट्रेंड की स्ट्रेंथ का अंदाज़ा लगाते हैं, तो आप मेरी पुरानी वीडियो है इसी के अंदर, तो जाके उसको देखें वॉल्यूम के ऊपर। अगर आपने नहीं देखा इसका मतलब आपको पता नहीं, तो वॉल्यूम वाली वीडियो जाके देखें आप, तो आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आएगी कि वॉल्यूम से जो है आप ट्रेंड का जो है स्ट्रेंथ का अंदाज़ा लगाते हैं। तो ये देखें वॉल्यूम इस यहाँ पे इंक्रीजिंग वॉल्यूम था, लेकिन यहाँ तो ये देखें ट्रेंड यहाँ पे जो है ये 3 कैंडल्स डाउन आ रहे हैं, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग कैंडल, और ये देखें ये 3 सोल्जर्स डाउन है, आपका ये पैटर्न है। तो अगर आपने पैटर्न के बारे में अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो पैटर्न की वीडियोस जाके देखें जो पिछले में बनाई हुई है इसी सीरीज़ के अंदर। 3 सोल्जर्स डाउन आपको दिख रहे हैं, तो नॉर्मली जब ये आता है तो इसका मतलब ये है कि करेक्टिव अभी चल रही है, करेक्शन अभी बाकी है। यहाँ पे वॉल्यूम जो है बता रहा है कि ये जो है क्योंकि कम है। अब इस डे एंड पे हम इसको देखेंगे, अगर ये वॉल्यूम जो इससे ऊपर है, अगर नीचे है, अगर इससे नीचे आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये अगर इस वाले बार से नीचे होगा तो इसका मतलब ये है कि करेक्शन तो आएगी, लेकिन वो जो आपका ट्रेंड है अब वो वीक होता जा रहा है स्लोली एंड ग्रेजुअली। तो वो ट्रेंड आपका वीक होगा तो कहीं ना कहीं तो वो ट्रेंड रिवर्स होगा। ट्रेंड रिवर्सल के लिए मैंने आपको बताया कि अगर वो लोअर बैंड को टच कर ले तो ऑटोमेटिकली जो है यहाँ से फिर, क्योंकि 95% ऑफ द टाइम प्राइस जो है इसके बीच में रहेगी, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन अप 2 स्टैंडर्ड डेविएशन लो। स्टेटिस्टिकल कॉन्सेप्ट है। ऐसा क्यों है, तो ये फिर आप ज़रा स्टेटिस्टिक्स थोड़ी सी पढ़ेंगे तो आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व जो है वो हमें क्या चीज़ बताता है, और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो क्या रिलेट करती है इससे।
तो ये सारी चीज़ें इसमें अगर आप जब इनकॉर्पोरेट करते हैं तो ये काइंड ऑफ फिगर आउट कि यार कुछ ना भी हो अगर आपके पास, और एक नज़र आपको देखना ऑन द गो है, आपको मार्केट देखनी है, फॉरेन लेवल्स बनाने का टाइम नहीं है, लेकिन अंदाज़ा लगाना है कि जी ट्रेंड क्या है, या किसी ने आपको फ़ोन किया है एंड समबडी इज़ ट्राइंग टू आस्क यू, लेट्स सपोज, क्योंकि देखिए ये कम्युनिटी है ना, इसमें लोग अपना थीसिस जो है वो कंफर्म करते हैं, ट्रेडर्स बात करते हैं एक दूसरे से, समझने की कोशिश करते हैं कि फाइनेंशियल एडवाइस कोई भी नहीं देता। ऑब्वियसली एवरीबडी टेल्स यू कि जी डू योर ओन रिसर्च प्लीज़, दिस इज़ नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, मगर एजुकेशन पर्पजेज़ के लिए कोई ना कोई थीसिस एक्सप्लेन कर देते हैं। तो अगर आप मुझे फ़ोन करेंगे लेट्स सपोज इस मोमेंट के ऊपर मुझसे पूछेंगे और मैं ऑन द गो हूँ, लेट्स सपोज मैं किसी फ्लाइट के अंदर हूँ, या मेरी फ्लाइट उड़ने वाली है, लैंड करी है, एयरपोर्ट पर हूँ या घर पर हूँ या कहीं ऐसी जगह पर हूँ जहाँ बिजी हूँ एंड आई डोंट हैव द टाइम टू ड्रॉ द चार्ट, व्हाट आई विल डू इज़ आई विल इनकॉर्पोरेट दिस। ये मेरा सेटअप होगा, यहाँ पे मैं बॉलिंजर बैंड्स खोलूंगा, मैं देखूंगा इस वक्त हम कहाँ पर हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, तो मुझे पता चल जाएगा कि मैं लोअर बैंड के अंदर या लोअर ट्रेजेक्ट्री या बेरिश ट्रेजेक्ट्री के अंदर ट्रेड कर रहा हूँ। मैं जो है ट्रेंड जब चेक करूँगा तो मुझे ये पता चल जाएगा कि हाँ यार इस वक्त जो है मैं लोअर्स के अंदर ही हूँ और ट्रेंड भी जो है उस चीज़ को सपोर्ट भी कर रहा है, तो इट माइट नॉट बी द राइट टाइम टू ओपन अ लॉन्ग पोजीशन। शॉर्ट पोजीशन की अगर आप बात करते हैं तो देखें शॉर्ट पोजीशन खोलने के लिए आप देखेंगे ट्रेंड जो है कितना स्ट्रॉन्ग है, मैं वॉल्यूम देखूंगा, मैं कहूँगा यार वॉल्यूम को देखते हैं थोड़ा सा डे एंड की तरफ, बेरिश ट्रेजेक्ट्री में तो हैं, तो आप कहते हैं कि जी ये आप मीडियन लाइन पे स्टॉप लॉस लगा दें अपना, और ये जो है यहाँ इस जगह पर जो है लोअर बैंड के ऊपर जो है आपने प्रॉफिट टेकिंग कर लें। अगर आपने पोजीशन खोल ली है एंड यू आर ओपनिंग अ चेकिंग पोजीशन, और अगर ये वॉल्यूम बढ़ने लगता है इंट्राडे के अंदर तो आप जो है कॉन्सेंट्रेट करते हैं, आप डबल डाउन करते हैं अपनी पोजीशन पे और इसको मज़ीद एक्सपेंड करते हैं, बढ़ाते हैं अपनी क्वांटिटी को और यहाँ पर आके फिर इसको क्लोज कर देंगे। तो ये इस तरह से जो है वो देखने का तरीका, और मैं इस तरह से काम करता हूँ इन चीज़ों के लिए। इंडिकेटर्स को मैं इस तरह से यूज़ करता हूँ। देखें इस वीडियो के अंदर जो है ना आपको एक चीज़ की क्लैरिटी आ गई होगी कि इंडिकेटर्स के साथ अलोन आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप इंडिकेटर्स के साथ बिल्कुल ट्रेड करने की कोशिश करेंगे तो आपको लेवल्स का अंदाज़ा नहीं होगा। और आपको ये पता चल गया है कि बहुत सारी वीडियोस जो आप YouTube पर देखते हैं जो आपको ये कहते हैं कि MACD की स्ट्रैटेजी और इससे आप ट्रेड करें, ट्रेड तो आप कर सकते हैं उससे, लेकिन आप जो है वो बहुत ज़्यादा एरिया ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी जो है आप उसे छोड़ देंगे। उसकी वजह ये है कि जब तक जो MACD का सिग्नल जनरेट होगा बाय दैट टाइम मूव जो है अपनी 10, 20, 30% मूव हो चुकी होगी, और इसी तरह जो है जब आप सेलिंग का सिग्नल जनरेट होगा तो बाय दैट टाइम जो है वो जो मूव है आपकी वो जो है 10-20% जो है प्राइस डिक्लाइन हो चुकी होगी। तो बीच का जितना भी जो आपका मार्जिन बनता है वो कम हो जाता है। एंड एज अ ट्रेडर आपकी कोशिश ये होती है कि यू वांट टू ऑप्टिमाइज योर ट्रेड, यू वांट टू मेक श्योर दैट यू पुल आउट द मैक्सिमम आउट ऑफ अ ट्रेड दैट कैन बी डन। मगर इसका ये बिल्कुल ही मतलब नहीं कि हम टॉप्स एंड बॉटम्स को जो है वो ढूंढने की कोशिश करते हैं, हम एक रीजनेबल एरिया ढूंढने की कोशिश करते हैं, रीजनेबल एरिया ऑफ बाइंग एंड रीजनेबल एरिया ऑफ सेलिंग। और ये कॉन्सेप्ट जो है बाइंग और सेलिंग के मैंने बहुत डिटेल में अपनी पिछली वीडियोज़ में एक्सप्लेन करें, अगर आपने नहीं देखी हैं मैं हाईली सजेस्ट करूँगा कि आप जाके पहले देखें उन वीडियोज़ को, ताकि आपको बहुत क्लैरिटी आए। तो ये वीडियो जो है हमारा इस वक्त जो है इख्तिताम पे पहुँचता है। अगला जो हमारा वीडियो होगा थोड़ा सा मैं उस पर बात कर लेता हूँ कि उस पर मैं क्या सिखाने वाला हूँ। देखें अगला जो हमारा वीडियो है ना वो है ट्रेडिंग सेटअप फॉर स्कैल्पिंग। बहुत मरतबा जो है मुझसे ये रिक्वेस्ट आती है कि जी आप स्कैल्पिंग के बारे में बताएं। स्कैल्पिंग क्या होती है? स्कैल्पिंग ये होती है कि जी आप जो है शॉर्टर टाइम फ्रेम्स के ऊपर जो है क्विक प्राइस मूवमेंट्स को जो है कैश इन कर सकें। इसको स्कैल्प कहते हैं कि छोटे छोटे बड़े प्राइस मूवमेंट्स पे नहीं, छोटे प्राइस मूवमेंट्स पे शॉर्टर टाइम स्पैन्स पे, जैसे 5 मिनट्स 15 मिनट के चार्ट के ऊपर आप जो प्राइस की मूवमेंट है उसको आप लेवल बेस करने के बाद जो है उनको आप स्कैल्प कर सकें, बाहर निकाल सकें उनको, उन गेंस को। तो उसका सेटअप होता है। देखिए ओवर द ईयर्स जो है मैंने इसको समझा है कि उसका एक स्पेसिफिक सेटअप है उस प्राइस मूवमेंट का। कैंडल स्टिक का जो एक स्पेसिफिक पैटर्न है जिसको देखने के बाद जो मैं अंदाज़ा लगाता हूँ कि यार क्या इस पोजीशन में मैंने एंटर होना है या नहीं होना है, या मैं क्या ये स्कैल्प लेना चाहूँगा या नहीं लेना चाहूँगा। तो ये चीज़ जो है मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूँगा और आपको आपका जवाब भी मिल जाएगा कि किस तरह से जो है आप स्कैल्पिंग जो है वो कर सकते हैं। थोड़ा सा और बात करेंगे स्कैल्पिंग के ऊपर अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ये वीडियो हमारा ख़त्म पर पहुँचता है। हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी हम नया वीडियो रिलीज़ करें तो आप जो है वो अर्ली नोटिफाइड हो सकें। और कोशिश करें यार थोड़ा सा यूट्यूब के एल्गोरिथम को जो है वो गुदगुदी करें ताकि जो है हमारे वीडियोस रैंक कर सकें, हमें भी मौका मिले जो काम मैं कर रहा हूँ या जो हमारी टीम इस काम में लगी हुई है उसको मौका मिले कि किसी तरह जो है अपने काम को जो है लोगों के सामने लाया जा सके। तो इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। अल्लाह आपका हामी व नासिर।